हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आपको बता दें कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो इसका आज एक ही क्लास में इसका खात्मा होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बताते हैं हिस्ट्री का ही एक पार्ट है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ये एक या दो क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और जो भी मेरे भाई वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 के बीच रहता है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ने वाले गुलाब वंश, ठीक है। तो चलिए गुलाब वंश में देखिएगा, तो गुलाब वंश आपका रहता है 1206 से 1290 के बीच तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहता है वो है 1206 से 1210 तक, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? तो होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो होगा गुलाब वंश का संस्थापक। उसके बाद देखिए आगे, गुलाब वंश को मामूलिक वंश या इलबारी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि इसने लाखों रुपए जनता में दान दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, किसने लाखों रुपए जनता में दान दे दिया? तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा का देवता कौन है या किससे कहते हैं? तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही चंद्रमा का देवता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, यह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाब था, उसे ही बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते रहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको हम लोग एक्सप्लेन में करते चलेंगे। तो चलिए आगे भी देखते रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। तो देखिए बता दें, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो होगा लाहौर में, ठीक है। 1210 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह जो है वो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1211 ईस्वी में युद्ध में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और खुद गद्दी पर बैठा। यानी 1211 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर देता है। आप क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि युद्ध में कौन जीता था? इससे भी हो सकता है। या फिर युद्ध का युद्ध कब हुआ था? तो 1211 ईस्वी में। और युद्ध के युद्ध में कौन विजयी घोषित हुआ? तो होगा आपका इल्तुतमिश। और इसमें अपराजित होने वाला शासक कौन था? तो है आराम शाह, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इल्तुतमिश का शासनकाल जो रहता है 1211 से 1236 के बीच रहता है। देखिए आगे, इल्तुतमिश को ही गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होगा इल्तुतमिश। या फिर इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश कौन था? तो भारत का प्रथम सुल्तान था। 1215 से 16 में तराइन का तृतीय युद्ध एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। यानी ये तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होगा 1215 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 1216 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। ये किसके बीच हुआ? तो एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, ठीक है। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खां पर आक्रमण किया।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंगेज खान पर इल्तुतमिश ने कब आक्रमण किया, तो होगा 1221 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के को टाका यानी टांका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के बनवाए थे उसे क्या कहा जाता है, तो टांका, और तांबे के जो उसने सिक्के बनवाए उसे क्या कहा जाता है, तो जीतल। याद रखने वाला पॉइंट है, तो जीतल और टांका, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया और राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवाया। यानी आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो होगा आपका इल्तुतमिश। चलिए आगे देखिए। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो देखिए इसका जो मृत्यु है 1236 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। तो याद रखने वाला पॉइंट है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1236 ईस्वी में। इसका मकबरा दिल्ली में है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में इसका मकबरा है। चलिए आगे हम पढ़ने वाले रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 के बीच रहता है। यह पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। कौन थी, तो यह पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट एवं कुल्लाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रजिया सुल्तान किस प्रकार से अपना स्वभाव रखती थी, तो पुरुषों की तरह, जैसे पुरुष कुबा कोट, पहले के ज़माने में कोट को ही कुबा बोला जाता है, कुल्ला को टोपी, ठीक है। तो वैसे ही पहनकर खुली मुंह मतलब घुमा करती थी, मतलब कुछ भी कहीं भी बोल दिया करती थी, यानी पुरुषों की तरह वो अपना भेदभाव रखती थी। रजिया ने अपने सिक्के पर उदनत उल निस्वा की उपाधि धारण की, ठीक है। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रजिया ने अपने सिक्के पर उद्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की, ठीक है। तो किसने की, तो होगा रजिया ने, ठीक है। बराम शाह के आदेश पर कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैथल में देखिए यहाँ से रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है, तो कहाँ पर किसके आदेश पे की जाती है, तो कैथल में की जाती है। और किसके आदेश पे की जाती है, तो बहराम शाह के आदेश पर की जाती हैं। चलिए आगे देखिए। और बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किया। जैसे ही रजिया की मृत्यु हो रही है तो क्या है, तो बहराम शाह ने उसको आदेश दिया था मारने के लिए, तो जिसके कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो उसकी हत्या होती है तो उसका शासनकाल मतलब खत्म हो जाता है। तो बहराम शाह जो है वो क्या करता है, 1240 से 1242 के बीच अपना शासनकाल चलाता है। चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी तो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। चलिए देखिए गयासुद्दीन बलबन, तो इसका शासनकाल रहता है आपका 1266 से 1287 तक, ठीक है। याद रखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलबन का शासनकाल कितना समय तक रहता है, तो 1266 से 1287 के बीच, 1287 तक, ठीक है। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गयासुद्दीन बलबन था जो बलबन वो इल्तुतमिश का ही गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। तो जो गयासुद्दीन बलबन था उसने राज दरबार में क्या किया, तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है, ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। यानी जो बलबन है उसने क्या किया, फारसी रीति में रिवाज पर आधारित जो नवरोज और उत्सव को उसने प्रारंभ करवाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवरोज उत्सव को बलबन ने किस रीति रिवाज पर आरंभ करवाया, तो वो होगा फारसी रीति रिवाज पर। या फिर इससे और भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन सा उत्सव प्रारंभ करवाया गया, तो होगा नवरोज उत्सव। किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया, तो होगा बलबन, यानी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था, ठीक है। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहा करते थे। तो होगा अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, बलबन ने मलिक मुकदिर को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। यानी जो बलबन है मलिक मुकदिर को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकदिर को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। तो होगा तुगरिल कुश। किसने दी? तो बलबन ने। ठीक है, देखिए आगे देखिए, 1287 में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यानी मंगोलों ने जो है दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण किया, जहां बलबन ने अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को भेजा और वह मारा गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1287 में मंगोलों ने किस पर आक्रमण किया। तो होगा दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये कौन सा युद्ध था? तो द्वितीय युद्ध था। ठीक है, और इसमें बलबन ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम क्या था? तो शाहजादा मोहम्मद को। चलिए आगे देखिए, पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। अब जैसे ही उसका पुत्र मर जाता है तो बलबन जो है वो अपने पुत्र के वियोग में ही अपना दम घोट देता है, यानी मर जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पुत्र वियोग में मरने वाला एकमात्र शासक बलबन ही था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग में मरने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। बलबन बलबन बलबन, यानी बलबन जो है वो अपने पुत्र के वियोग में मरने वाला पहला शासक था। एकमात्र ही शासक ऐसा था जो कि अपने पुत्र के वियोग में मरा। तो आगे देखिए, 1290 में देखिए गुलाब वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो 1290 में गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, अब उसके बाद पूछा जाएगा कि शमसुद्दीन क्यूमर्स का सेनापति कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो आप लोगों को इसको एक बार और चाहें तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग मुगल वंश का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुगल वंश का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि मुगल वंश से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अभी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।